नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। जो हिंदी साहित्य है अपना, उसमें आदिकाल वाले ये मैं पार्ट में से डालूंगी क्वेश्चन। इस तरह से मैं सारे पार्टों के क्वेश्चन अलग अलग से करवाऊंगी, जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसलिए क्रम वाइज, इसलिए मैं पहले ये आदिकाल के हैं जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो सर्वप्रथम प्रयास जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसे किसने प्रयास किया था, तो वो किसने किया था? गारसा दा तासी ने। वो गारसा दा तासी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था वो लिखा था इस्तवार दा लिटरेचरी इंडोये हिंदुस्तानी। ठीक है, वो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। उसमें जो शिव सिंह सेंगार और जो गारसा दा तासी ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। गारसा दा तासी के ग्रंथ का नाम है, तो गारसा दा तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडोये हिंदुस्तानी। ठीक है, ग्रेयर्सन और गारसा दा तासी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान करना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है ग्रेयर्सन का, और जो गारसा दा तासी का है वो है ये। तो गारसा दा तासी का दा बीच में आ रहा नाम के ना, तो इसमें ध्यान करना, इसमें भी दा बीच में ही आएगा, और जो शुरू में दा आ गया तो वो किन का हो गया? वो ग्रेयर्सन का हो गया। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान कर लोगे तो बस तो भी याद रहेगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। और कन्फ्यूजन वैसे ज़्यादातर जब होता है जब प्रैक्टिस आप कम करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। आगे देखते हैं। इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडोये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। तबका सुआरा के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तो वो कहा गया है तज़किरा ए सुआरा ई हिंदी को। हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ये है ग्रेयर्सन का। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रेयर्सन का, क्योंकि काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया है। ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कौन सा है? तो हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कौन सा है? वो है शिव सिंह सेंगार, शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा हुआ गया, और ये 1883 में था लिखा हुआ, और इसमें जो भाषा थी ये हिंदी भाषा का था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो वो किया है ग्रेयर्सन ने। आगे देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो इसमें किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रेयर्सन कृत वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये किस में छपा था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो वो किसने माना है?
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का प्रस्थान बिंदु है तो वो किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को। किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो जो डॉक्टर ग्रेयर्सन है उन्होंने जो अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली? तो वो ली शिव सिंह सरोज से। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है तो कितनी है? 951। ठीक है, लगभग भी पूछ लेते हैं कितनी है तो 1000 अगर आए ऑप्शन में, तो अगर 951 ना हो और ये ऑप्शन कुछ जैसे 725 या 750 जैसे ये दे रखा है और 1000 हो तब टिक करना, नहीं तो 951 ये सही है। ठीक है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेयर्सन है। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा थी। मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो वो नहीं है कृष्ण बिहारी, श्याम सुखदेव और गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों मिस्र बंधुओं में आते हैं। 3 भाई हैं। मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? मिस्र बंधु विनोद जो है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? वो है 5 कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं तो हिंदी नवरत्न किन की रचना है? ये है मिस्र बंधु की 1910 में। ठीक है, हिंदी नवरत्न में इन्होंने अपने जो लेखकों के नाम दिए हैं उसमें हैं सूर हैं, तुलसी हैं, कबीर नहीं दिए हैं उसमें। हाँ, कबीर क्योंकि ऑप्शन में आते हैं, ध्यान रखना, कबीर नहीं दिए उसमें, चिंतामणि नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन है चिंतामणि और कबीर मैंने बहुत बार देखे हैं जो आते हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रही है इसमें नवरत्न में कौन कौन से लेखक दे रखे हैं, तो वो आप देख लेना कौन कौन से लेखक दे रखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन चुका है कि कौन नहीं आते। ठीक है। पादरी एफी केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से। ब्योगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो ब्योगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? वो है 1929 ईस्वी। ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 कालों में विभक्त है और वो विक्रम संवत में विभक्त है, ईस्वी में नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि विक्रम संवत में है या ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बार कम से कम मैं कहती हूँ रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। एक आध बार में आपकी समझ में नहीं आएगा लेकिन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें सब कुछ दे रखा है। और उससे ऐसे के ऐसी जो पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने कही ना एग्जाम में पूछी आती हैं वो कथन ऐसे के ऐसे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था। तो प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था रामचंद्र शुक्ल का? तो वो था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? तो किसकी, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचनाएं मानी है कि साहित्यिक कोटि की नहीं है? वो मानी है इन्होंने सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का। ठीक है, ये केवल भक्ति काल तक ही लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको है? वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो वो कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो किस साहित्य ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? वो है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त का। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो वो क्या है? संवेदना भी ध्यान रखोगे तब भी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो किसने किया काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम? ये किया है डॉक्टर ग्रेयर्सन ने। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो जो डॉक्टर ग्रेयर्सन है उन्होंने साहित्य इतिहास को आरंभिक काल को क्या कहा है? चारण काल। आगे देखते हैं, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो जॉर्ज ग्रेयर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं शताब्दी से। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो वो कौन सा अध्याय है? वो है 12वां अध्याय। हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम अभिहित किया गया है। तो हिंदी साहित्य के जो आदि काल है उसको आरंभिक काल किसने दिया है नाम? वो दिया है मिस्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। निम्न मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें किसका वर्णन है? जो अज्ञात काल है इसमें किसका वर्णन है? उसमें है उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, कालक्रम अनुसार पद्धति। तो ये कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां। FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो वो कितने कालों में विभक्त किया है? 4 में। निम्नलिखित में किसने हिंदी की शैशव अवस्था के व्रतों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? तो वो कौन है? FEKE। आगे देखते हैं, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? जनता की चित्तवृत्ति को। ठीक है, और ये ऐसे भी पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति मतलब किसने मानी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, और अपने इतिहास का मतलब विभाजन का जो आधार बनाया है रामचंद्र शुक्ल जी ने बनाया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो कितने कालों में विभाजित किया है? 4 काल। और इन्होंने कौन कौन से कालों में विभक्त किया है? मतलब पहले जैसे वीर गाथा काल, आदि काल को इन्होंने कहा वीर गाथा काल। इस तरह से मुझे लिख के बताना कि चारों के मन के क्या क्या नाम दिए हैं इन्होंने। ठीक है, वीर गाथा काल नाम से के विरुद्ध
सर्वप्रथम आपत्ति है तो किसकी है? उनके कुछ अप्राप्य हैं और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? वो है आदिकाल। और आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने। चारण काल ये वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन, चारण काल रामकुमार वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कितने वर्षों तक का साहित्य है? तो वो है 950 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल, तो आदिकाल के लिए चारण काल किस में दिया गया है? वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल का नाम क्या दिया है? चारण काल। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांस्कृतायन ने। ये आदिकाल के नाम है जो अलग अलग विद्वानों ने माने हैं, तो इसलिए देख लेना, ये क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है, तो आदिकाल का जो विशद विश्लेषण किया है वो किसने किया है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल की जो सीमा अवधि है वो कितनी है? वो है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो जो आदिकाल है उसे अपभ्रंश काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल को बीजवापन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो तृतीय प्रकरण में जो विवेचन किया है वो वीरगाथा काव्य का किया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि अपभ्रंश आवास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्पष्ट रूप हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा। ठीक है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आदिकालीन जो साहित्य है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो है आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश आवास हिंदी में है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं और 8वीं शताब्दी से किसने माना है? तो 7वीं और 8वीं शताब्दी से किसने माना है हिंदी साहित्य का आरंभ? वो माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, ऐसे इसके कुछ क्वेश्चन और हैं तो आगे हम डालेंगे। अब इसके बाद जैसे भक्ति काल, रीति काल, अलग अलग उसकी वीडियो बनाऊंगी तो उस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें जितनी करेंगे। ठीक है, और मेहनत करते रहो, लगातार अभ्यास और प्रयास अपने करते रहो। ठीक है, सफलता बस से मिलेगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।